तुम शेर हो, सिंहासन की चिंता मत करो। तुम जहां बैठोगे सिंहासन वहीं बन जाएगा। अपनी काबिलियत पर यकीन कीजिए, भरोसा रखिए और एक दिन आप जो है संघर्ष से पार पाकर अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। तो खुद में यकीन करो, एक दिन ऐसा आएगा जब दूसरों के पास तुम में यकीन करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में वो सफलता रहेगी। लोग आपसे आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, आपसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। वो एक बार आपसे कांटेक्ट नंबर लेने की कोशिश भी करेंगे कि एक बार आपसे फोन पर बात हो जाए या व्हाट्सएप पर चैट हो जाए, और आपने छोटा सा मैसेज ही क्यों ना कर दिया तो वो जो है आपका मैसेज पढ़कर गदगद हो जाएगा। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर। और शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर की। आज है 7 जुलाई और सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। साइबर हमला कर सैकड़ों कंपनियों से मांगी 7 करोड़ डॉलर की फिरौती। रशिया जो है वो इस चीज के लिए बदनाम है, यहां तक कि रूस की सरकार भी हैकर्स को पनाह देती है, और ऐसा ही इल्जाम जो है वो यूएसए ने रूस के ऊपर लगाया था। और अभी रिसेंटली जो है वो 7 करोड़ डॉलर की फिरौती मांगी गई है। और ये साइबर हमला जो हुआ है, रैनसमवेयर जो हुआ है, ये भी रशिया के द्वारा ही किया गया है। रैनसमवेयर में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया जाता है, डेटास को आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते, और यदि करना है तो आपको पहले वो फिरौती देनी पड़ेगी और उसके बाद ही अपने डेटास को एक्सेस कर पाएंगे। रिटायर हुए जेफ बेजोस, अब एंडी जेसी के हाथ में अमेजन की कमान। यहां आप लोग जो देख रहे हैं वो है ब्लू ओरिजन। और ब्लू ओरिजन क्या है? अमेजन की स्पेस के क्षेत्र में कंपनी है। और अब जो है एंडी जेसी अमेजन को संभालेंगे, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 90s के अंदर की गई थी। यहां पे आप लोग जो देख रहे हैं ये है रिसाइकिल विमान। मतलब इसमें क्या होता है कि ये अंतरिक्ष में जाता है और सुरक्षित वापस धरती पर उतर आता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 20 जुलाई को जेफ बेजोस जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। आरोग्य सेतु, मतलब हम लोग कहें कि कोविन प्लेटफॉर्म के लिए दुनिया ने दिखाई दिलचस्पी। रिसेंटली आपको पता होगा कि आरोग्य सेतु से कोविन जो ऐप है इसको जोड़ दिया गया है, कोविन प्लेटफॉर्म को ऐड कर दिया गया है। और रिसेंटली एक ग्लोबल समिट हुआ था और उसमें कोविन को दिखाया था, प्रस्तुत किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और 93 कंट्रीज ने इसके अंदर दिलचस्पी दिखाई कि कोविन जैसा प्लेटफॉर्म हमारी कंट्री को भी चाहिए। धारा 66A के रद्द होने के बाद भी किए जा रहे हैं केस दर्ज। बड़ा ही दिलचस्प वाकया जो है वो सामने आया है कि धारा 66A जो है इसको वर्ष 2015 के अंदर ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अब भी इसके तहत लगभग 8000 मामले जो हैं वो रद्द किए गए। ठीक है, तो नरीमन जो है इन्होंने एक सलाह दी है इसके चलते कि जो भी मामले दर्ज हुए हैं उनके ब्रैकेट्स में ये लिख दिया जाए कि जिस भी धारा के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं वो अब रद्द हो चुकी है। तो 2015 में रद्द होने के बाद अब भी मामले दर्ज हो रहेंगे। जानेंगे हम लोग कि कौन से केस के तहत ये जो थी धारा रद्द की गई, और हाल ही में पीयूसीएल की कौन सी एप्लीकेशन याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंची और अब जाकर इस पर संज्ञान लिया गया है। गुजरात में अब सिर्फ ई गजट का होगा प्रकाशन। ई गजट, इलेक्ट्रॉनिक गजट, बेसिकली गजट होता क्या है वो हम लोग जानेंगे। लेकिन गुजरात और उड़ीसा ऐसे स्टेट बन गए हैं जो कि अब गजट का जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको पब्लिश करेंगे। अगस्त के तीसरे सप्ताह में आ सकती है तीसरी लहर, तो भारत को अब सतर्क और सावधान होने की जरूरत है। तो द लैंसेट की स्टडी भी ये कहती है कि 1 अगस्त तक भारत में लगभग 10 लाख मौतें जो है हो जाएंगी यदि भारत ने यूं ही लापरवाही बरती। भारत को जल्द मिलेगी अमेरिकी वैक्सीन। अमेरिका की जो वैक्सीन है मॉडर्ना, फाइजर है, ये वैक्सीन जो है ये अब भारत को जल्द ही मिल सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 8 करोड़ वैक्सीन का हुआ है समझौता भी हुआ है। अटल टनल बनने से सुरक्षित हुई देश की सरहदें। हिमाचल प्रदेश के अंदर अटल टनल जो है वो स्थित है और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये समर्पित है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अटल टनल को पहाड़ों के बीच में निर्मित किया गया है और रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल किया गया था दिसंबर 2019 में। पैंडेमिक के चलते इसका काम रुक गया था, लेकिन अब जो है
जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा और ये देश को समर्पित की जाएगी। यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्टून है जो कि न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ था। पहले वाले कार्टून को हम लोग देखते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। यहां तक कि राजस्थान की भी हम लोग बात करें तो राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी तनातनी बनी हुई है। इसके साथ में उत्तराखंड में रिसेंटली आप लोगों ने देखा, तीरथ सिंह रावत जो हैं उनके हटने पर पुष्कर धामी अभी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी की कुर्सी पर भी अब संकट मंडरा रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में यदि हम लोग देखें तो जब कोई सीएम कुर्सी पर बैठता है तो बड़ा बेचैन है, क्योंकि आराम से नहीं बैठ पा रहा है, और जैसे ही वो आराम से बैठता है तो उसकी कुर्सी हिलने लगती है, और हिलते हिलते वो इतना मौज में आ जाता है कि उसकी कुर्सी ही पलट जाती है, मतलब वो कुर्सी से जो है वो उतर जाता है। ठीक है, तो ये चारों पिक्चर जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुई, तो मुझे लगा कि ये क्रिएटिविटी जो है वो आपको दिखानी चाहिए। तो ये क्रिएटिविटी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए, मुख्यमंत्री की कुर्सियां यूं ही गायब होती रहेंगी, लेकिन हम जो है वो अपने लक्ष्य पर कायम रहेंगे, अपने लक्ष्य को संघर्ष से प्राप्त करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो हैं करंट अफेयर के वो अवेलेबल हैं। यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज और बैंकिंग के कोर्स भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ में ही इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछिए, साथ में जो भी आपका फीडबैक हो वो भी मुझे आप लोग इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स मिलेगी, और इसके साथ में डेली क्विज जो है वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि लेक्चर को देखने के बाद आप उस क्विज से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, सबसे पहले 6 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए किन दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक बनाया गया है? तो मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम जो है इनको बनाया गया है। कोविन वैश्विक सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविन ऐप को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो डिजिटल पब्लिक गुड्स के रूप में। भारत की एकमात्र सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बाद में 2 स्थापित की गई है, हैदराबाद और पुणे में। निमित्त मात्र हूं, ये कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। एशिया का पहला CGRP, ठीक है, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रीबार प्लांट जो है, मतलब सरिये पर जो जंग आ जाती है उसके लिए प्लांट जो है वो पंजाब में स्थापित किया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जाएगा। ये इस बुक की जो है ऑथर वो है धवल कुलकर्णी। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? वो है शिरीषा बांदला जो है वो बनी है। माउंट शस्ता ज्वालामुखी यूएसए के अंदर स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। हाल ही में कालबेलिया नृत्य सुर्खियों में रहा है, ये कहां का है? राजस्थान का है। अफ्रीका में भारतीय सेना की बहादुरी के मिशन की अनकही जो कहानियां हैं वो कहां पर है? ऑपरेशन कुकरी के अंदर है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि हम लोग कहें निपुण मिशन जो है उसका टारगेट है 2026 तक। कैप्टन गुरजिंदर सिंह युद्ध स्मारक जो है वो गुलमर्ग के अंदर बनाया गया है, और ये कल आप लोगों का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। दूती चंद की ये पुस्तक है, ठीक है। फिर्स्टली फीमेल जो है किसके द्वारा लिखी गई है? काफी सारे स्टूडेंट ने कमेंट किए, बहुत ही बेहतरीन आंसर्स भी किए। तो संदीप मिश्रा जो हैं ये इस बुक के ऑथर हैं। चलिए, 7 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पुलिस प्रशासन के द्वारा रिसेंटली धारा जो है वो रद्द होने के बाद पर भी उसके ऊपर मामले जो है वो दर्ज किए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नाराजगी जताई। तो वो कौन सी धारा है? वो है धारा 66। देखिए, समझिए इस पूरे चैप्टर को कि क्या ये कहना चाहता है। पूरे हम लोग घटनाक्रम को समझेंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो है सन 2000 के अंदर बनाया गया, और उसकी एक धारा थी सेक्शन 66A। इसके तहत क्या था? इसके तहत साइबर सिक्योरिटी जो है वो दी जाती है। जैसे सोशल मीडिया जो है वहां पर आपको कमेंट करने की आजादी होती है, तो वो धारा 66A जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है आर्टिकल नंबर 19 के साथ में, विचार एवं अभिव्यक्ति, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसके साथ में रिलेट करती है। लेकिन वर्ष 2012 में क्या हुआ? 2012 की ये घटना है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र का जिला है ठाणे, ठीक है। महाराष्ट्र का जो जिला है वो है ठाणे जिला। इसमें क्या है कि 2 यहां पर महिलाएं थी। एक का नाम था शाहीन डाढ़ा, ठीक है, एक का नाम था शाहीन डाढ़ा, ठीक है,
और दूसरी का नाम था रीनू श्रीवास्तव। अभी मैं आप लोगों को पिक्चर में भी दिखाऊंगा। दूसरी का नाम था रीनू श्रीवास्तव। अब हुआ क्या कि फेसबुक के ऊपर कमेंट किया गया। फेसबुक के ऊपर, दोनों तो फ्रेंड थी, लेकिन फेसबुक के ऊपर एक आपत्तिजनक कमेंट किया गया रिलीजन को लेकर, और यहां पर रीनू श्रीवास्तव ने इसके ऊपर आपत्ति जताई। लेकिन इससे पहले ही जब दोनों के बीच में विवाद हुआ तो दोनों को जो था वो जेल के अंदर डाल दिया गया था, क्योंकि ये जो धारा 66A है इसके तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो दोनों जो थी इनको जेल में बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद में एक और जो है श्रेया सिंघल की एंट्री होती है। श्रेया सिंघल ने 2012 के अंदर एक याचिका दायर की। ठीक है, याचिका जो थी वो दायर की कि ये जो धारा है 66A इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो है वो विचार एवं अभिव्यक्ति से रोकती है इंसान को। क्योंकि जो स्पीच और एक्सप्रेशन है वो तो व्यक्त करेगा ही, यदि व्यक्त करने में 3 साल की सजा मिल रही है तो क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। और इसके खिलाफ श्रेया सिंघल, इनका संबंध जो है वो राजस्थान के जोधपुर से है। 2012 के अंदर ये मामला दर्ज किया गया, याचिका दायर की गई और वर्ष 2015 के अंदर इस कानून को रद्द कर दिया गया। ठीक है, इस कानून को जो था वो रद्द कर दिया गया और धारा 66A को यहां से हटा दिया गया। यहां पर देखिए मैं आप लोगों को 3 चीज बताता हूं। गवर्नमेंट जो है जब काम करती है तो गवर्नमेंट की 3 बॉडीज साथ में काम करती है। सबसे पहली कौन सी है वो है लेजिस्लेचर, दूसरी कौन सी है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड कौन सी है जुडिशरी। ठीक है, 3 बॉडीज हैं। तो यदि मान लीजिए कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है तो क्या जुडिशरी के पास में ये पावर है कि इस लॉ को, इस कानून को वो रद्द कर सके, खत्म कर सके। देखिए क्वेश्चन जो था, आप लोगों ने यूपीएससी 2020 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान से आप लोग सुनिए। लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो क्या जुडिशरी उसको रद्द कर सकती है? बेशक रद्द कर सकती है, यदि उसको वो संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं पाती है। उस परिस्थिति में उस कानून को जुडिशरी के द्वारा रद्द किया जा सकता है। और उसी का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सेक्शन 66A। एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं और देता हूं कि लेजिस्लेचर ने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो किया था। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन किया था, लेकिन जुडिशरी के द्वारा उस 100वें संविधान संशोधन को बाद में रद्द कर दिया गया और ये संविधान संशोधन एनजेएसी के लिए किया गया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इस बात से ये बात सिद्ध होती है कि जुडिशरी के पास में ये पावर है कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे केसेस जो हैं, लगभग 1307 केसेस जो है वो धारा 66A के तहत रजिस्टर किए गए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफी अमेजिंग है और शॉकिंग है कि पुलिस प्रशासन जो है उसको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर ये कानून रद्द हो चुका है और फिर भी जो है इसके तहत मामले दर्ज किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो श्रेया सिंघल, इनका बेसिकली संबंध कहां से है? जोधपुर से है और ये एक लॉ स्टूडेंट है। इन्होंने याचिका जो थी वो 2012 में दर्ज की। किसके लिए? धारा 66A के लिए, और जो कि आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत आती है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह है श्रेया सिंघल और इन्होंने ही क्या किया था, ये पिटिशन दायर की थी। यह है पिटिशनर और लॉ स्टूडेंट हैं। यहां हम लोग अभी एग्जाम्पल ले रहे थे रेणु श्रीनिवासन का, कि रेणु श्रीनिवासन और दूसरी महिला कौन सी थी? शाहीन डाडा। तो इंटरनेट पर मीडिया की पोस्ट को लेकर दोनों के अंदर विवाद हुआ था और उसके बाद में दोनों को जो थी वो जेल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दोनों का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो है शाहीन डाडा और रेणु श्रीनिवासन। ठीक है, तो उसके बाद में फिर याचिका, पिटिशन जो थी वो दर्ज की गई थी। एक आर्टिकल जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 19(1) जो है इसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया है, तो आप लोग इसको जरूर से याद रखिएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा ई गजट को, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, ही नहीं है, ई है, ई गजट को डिजिटल रूप से प्रकाशित किए जाने का निर्णय किया है। तो पहले ये जो था वो पेपर फॉर्मेट के अंदर प्रस्तुत होता था, पब्लिश होता था, तो अब जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा और गुजरात सरकार के द्वारा ये निर्णय किया गया है। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये गजट क्या होता है? व्हाट इज गजट? गजट सुनिए कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो भी नोटिफिकेशंस हैं
इसके साथ में जो भी वैकेंसीज हैं या फिर कोई योजना है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है गवर्नमेंट के द्वारा जहां पर प्रकाशित किया जाता है वो होता है गजट। और इसके आगे ई जुड़ गया है, इसका मतलब हो गया है इलेक्ट्रॉनिक गजट। ठीक है, तो इसको डिजिटल रूप में क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक गजट का प्रारूप देख सकते हैं कि जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो गजट के अंदर पब्लिश किए जाते हैं। तो सबसे पहले गजट की डेफिनेशन ही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एन ऑफिशियल न्यूज़पेपर, देखिए ऑफिशियल न्यूज़पेपर है, सरकार का जो है ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। सरकार की जो भी इसमें बातें रहती हैं या हम लोग कहें कि इंफॉर्मेशन रहती हैं वो इसके अंदर पब्लिश की जाती है, कंटेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीजंस। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन हुआ, सरकार ने कोई निर्णय लिया है, वर्ल्ड बैंक के साथ में कोई समझौता हुआ है, यूएसए के साथ में समझौता हुआ है, इसके साथ में ही जो भी अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सीजीआई की नियुक्ति हुई है, सीवीसी की नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उनको भी इस गजट के अंदर क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने भी क्या किया है, रिसेंटली जो है ई गजट पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया था। और 5T इनिशिएटिव जो है वो भी किसके द्वारा अपनाया गया है, वो है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो आप लोग इसको जरूर से याद रखना। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ एंडी जेसी को नियुक्त किया है। अमेजन की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो 1994 के अंदर स्थापना की गई थी। बेसिकली आप लोगों से ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन अमेजन से रिलेटेड कई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, इसको डायरेक्टली नहीं पूछेगा वो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग याद रखिए कि किसे अपॉइंट किया गया है, एंडी जेसी को। और एंडी जेसी जो है जब अमेजन की स्थापना हुई थी उसके 3 साल बाद से ही अमेजन के अंदर ये काम करने लग गए थे और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया है। 5 जुलाई को ही, यानी कि 5 जुलाई 1994 को ही अमेजन कंपनी की स्थापना की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा। और अब जो है इन्होंने 5 जुलाई को ही क्या लिया है, रिटायरमेंट लिया है। आपको पता होगा कि 20 जुलाई को ये क्या करने वाले हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। टोटल 6 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। बेसिकली अब इनको एस्ट्रोनॉट कहना थोड़ा सा गलत होगा, बिजनेसमैन हम लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि जेफ बेजोस ने इनकी सीट्स के लिए क्या की थी, बोली लगाई थी। करोड़ों के अंदर ये बोली जो थी वो लगाई गई थी। और बिजनेसमैन जो थे रशिया के, यूएसए के, कनाडा के, उन्होंने इन सीट्स को क्या किया है, परचेज किया है। तो 20 जुलाई को जो है वो अब उड़ान भरने वाले हैं। जेफ बेजोस की स्पेस के क्षेत्र में जो कंपनी है वो कौन सी है, वो है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन जो है वो किसकी है, वो है जेफ बेजोस की। चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं सीईओ जो हैं वो 5 जुलाई 2021 को एंडी जेसी बना दिए गए हैं। और इसके साथ में फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस हैं। 5 जुलाई 1994 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं आप लोग, सीटल वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भी क्या है, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू ओरिजिन, देखिए इंसान जो है जब मेहनत करता है तो उसका मजा उसको फ्यूचर में मिलता है। उस समय उसको मेहनत करना बड़ा बेकार लगता है, बोले यार बहुत मेहनत हो रही है, लेकिन अपनी मेहनत से ही वो आगे निकल सकता है। तो ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके मालिक जो हैं वो मेहनत करके आगे बढ़े हैं। चलिए बढ़े हम लोग आगे भी। चलिए आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी हो गई है, तो 169 मिलियन जो है वो हो गई है। ह्यूज नंबर है, सोचकर देखिए, इनका कोई घर ही नहीं है। बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है। विश्व में सर्वाधिक जो प्रवासी श्रमिक हैं, मतलब जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है पता है आप लोगों को, मैक्सिको के अंदर है। तो मैक्सिको से वो हमेशा जाने की कोशिश करते हैं यूएसए के अंदर। कई बार आप लोगों ने घटनाएं देखी होंगी, रिसेंटली एक घटना और देखी होगी कि मोरक्को जो है, मोरक्को से स्पेन में माइग्रेंट जो थे वो जाने लग गए थे। ठीक है, तो 169 जो है वो यहाँ पे नंबर याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आईएलओ की वेबसाइट से ये मैंने लिया है और वहां पर क्या बताया गया कि ग्लोबल लेबर माइग्रेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है बाई 5 मिलियन, 5 मिलियन जो है वो इंक्रीज हो चुका है। 164 से 169 मिलियन पर ये पहुंच चुका है 2017 से 2019 के मुकाबले। आईएलओ की यदि हम लोग बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसके बाद में
इसकी जो स्थापना है वो 1919 के अंदर की गई थी। डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं और फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, चलिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत बोल्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की गई है? तो वो राजस्थान के अंदर की गई है। बोल्ड मतलब बैम्बू जो ट्री होता है, बैम्बू ट्री की खास बात यह है कि कम पानी के अंदर भी वो काफी अच्छा ग्रो कर जाता है और इसी का यूज किया जाएगा डेजर्टिफिकेशन में। मतलब जो डेजर्टिफिकेशन होता है, जो रेगिस्तान का जो प्रसार होता है, रेगिस्तान ज्यादा है, थार का मरुस्थल तो है ही राजस्थान के अंदर, जब वो एक्सटेंड कर रहा है तो उसको कैसे रोका जाएगा? तो 15,000 जो बैम्बू ट्रीज हैं उनको वहां पर क्या किया जाएगा? उगाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि डेजर्ट जो है वो आगे बढ़ना कम हो जाएगा। डेजर्ट जब आगे बढ़ता है, देखिए मैं आप लोगों के सामने राजस्थान का यदि मैप बनाऊं, अभी मैं आप लोगों को राजस्थान का मैप भी दिखाऊंगा। राजस्थान के मैप के अंदर अरावली के लेफ्ट साइड में है राजस्थान, सॉरी थार का डेजर्ट, और जब वो थार का डेजर्ट राइट साइड के अंदर बढ़ना शुरू होता है तो इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। ठीक है, द मार्च ऑफ डेजर्ट कहा जाता है इसको। ठीक है, राजस्थान की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग को पता होगा कि चिरंजीवी योजना जो है वो लागू की गई थी, जिसमें 5 लाख का निशुल्क बीमा और कैशलेस बीमा जो है वो दिया जाता है, और ऐसे करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। राजस्थान ही वो पहला राज्य है जिसने ब्लैक फंगस को क्या किया था? एपिडेमिक जो था वो घोषित किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन इंडिया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, तो केवीआईसी के द्वारा ये मिशन प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। और बोल्ड मिशन की फुल फॉर्म क्या है? बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड ऑन ड्रॉट, तो जितनी भी जो सूखी भूमि है वहां पर इस मिशन को चलाया गया है ताकि डेजर्टिफिकेशन जो है उसको रोका जा सके और लाइवलीहुड जो है उसको क्या किया जा सके? उसको बढ़ाया जा सके। तो द केवीआईसी हैज थस क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ प्लांटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैम्बू। कितना मैंने बताया था अभी आपको? 15,000 जो है वो वहां पर ट्री एक दिन के अंदर लगाए गए और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। द इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ केवीआईसीज खादी बैम्बू फेस्टिवल, और इसको आजादी के अमृत महोत्सव मतलब 75वीं वर्षगांठ जो है वो 2022 के अंदर मनाई जाएगी, 15 अगस्त 2022 को। तो फिर उसको नाम दिया गया है क्या? आजादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राजस्थान का मैप देख सकते हैं, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं डैश डैश के अंदर, ये तो क्या है? अरावली रेंज है, और अरावली रेंज के लेफ्ट साइड में ही क्या है? थार डेजर्ट है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। तो वहां के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसलमेर है, उसके बाद में बीकानेर है, गंगानगर है, जोधपुर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है, और इस डेजर्ट के अंदर कई सारे नाम जो हैं, जैसे हम लोग कहें कि थोब रण जो है यहाँ पर है, इसके साथ में लूनी रिवर जो है, आर मीन्स है रिवर, वो यहाँ पर फ्लो होती है। और ये लूनी का जो क्वेश्चन है ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 के पेपर के अंदर मिलेगा, प्रीलिम्स के अंदर, और वहां पर लूनी नदी यानी कि कई नदियां जो थी वो उसमें पूछी गई थी। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी है थार का डेजर्ट, केवल राजस्थान में ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी थार का डेजर्ट स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र के किस द्वीप पर लास्ट आइस एरिया जो है, लास्ट आइस एरिया वो लोकेटेड है? तो वो कहां पर है? ग्रीनलैंड के अंदर स्थित है। तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण अब क्या होने लगा है? ये पिघलने लगा है। ठीक है, नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या नाम है? लास्ट आइस एरिया जो है वो कहां स्थित है? ग्रीनलैंड के अंदर। देखिए, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? वो है नुक। यहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है, यहाँ पर एस्किमो जो है वो ट्राइबल रहती है, और एस्किमो के घर जो है इनको क्या कहा जाता है? इग्लू इनके घरों को कहा जाता है। इग्लू तो आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर देखी ही होंगे, कुछ इस तरीके से इग्लू घर जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें बर्फ में रहने वाले जो लोग हैं, जनजातियां हैं एस्किमो, वो इनके अंदर रहती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? वो आता है पपुआ न्यू गिनी। सेकंड नंबर ये आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर स्थित है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है कौन सा? बोर्नियो। यदि पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है तो वो है बोर्नियो, और बोर्नियो जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पर स्थित है, तो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसके साथ में ही एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरे सबसे बड़ा क्या है? आइलैंड ये है। चौथा क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है?
चलिए यहाँ पे हम लोग लोकेशन देख सकते हैं कि यह है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है लास्ट आइस एरिया जो है, ये बिल्कुल उत्तरी ध्रुव पर नदन जो पोल है यहाँ पर स्थित है, और अब ये जो है वो क्लाइमेट चेंज के कारण पिघल रहा है। हाल ही में किस देश के द्वारा जुलाई 2021 में मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई है? तो यूएसए जो है इसके फेडरल सिस्टम के अंदर, मतलब केंद्रीय स्तर पर मृत्युदंड जो है इस पर रोक लगा दी गई है। बेसिकली स्टेट जो है वहां पर अलग रूल्स चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, ठीक है, ड्यूल सिटीजनशिप है, वहां पर स्टेट की अलग लेनी पड़ती है और सेंट्रल जो है उसकी अलग लेनी पड़ती है, जबकि भारत के अंदर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो वहां पर क्या है, स्टेट्स की बात नहीं है, वहां पर सेंट्रल जो है फेडरल, वहां पर मृत्युदंड जो है इस पर रोक लगा दी गई है यूएसए के द्वारा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कनाडा है, यूएसए है, मेक्सिको है। ये क्या है, ये है कैलिफोर्निया, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कहलाती है कैलिफोर्निया। नॉर्दर्न अमेरिका जो है इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर रॉकीज माउंटेन स्थित है, और रॉकीज माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है वो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, और यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न टू ईस्टर्न जो है वो एक वार्म एयर चलती है जिसका नाम है क्या, चिनूक। चिनूक हवा चलती है, और यहाँ पर प्रेरीज के ग्रासलैंड्स है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, और उस बर्फ को पिघलाने का काम करती है ये चिनूक गर्म हवा, ठीक है। यहाँ पर दो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, दो रिवर्स हैं, कौन कौन सी है, मिसिसिपी है और मिसौरी है। मिसिसिपी और मिसौरी दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि पंजाकार डेल्टा बनाती हैं। पक्षी का जो पंजा होता है ना उसकी आकार का ये क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, और फिर मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ये नदियां जाकर गिर जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है यूएसए, बेसिकली ये है अलास्का। अलास्का जो था पहले रशिया का ही पार्ट था, और रशिया ने फिर ये जो पार्ट है लगभग 1990s के आसपास में रशिया ने ये पार्ट किसको दे दिया था, ये दे दिया था यूएसए को। चलिए, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये जो बुक है ये कविता राव के द्वारा लिखी गई है और काफी फेमस बुक है। इसमें जो भी डॉक्टर हैं, फीमेल्स हैं, उनकी कहानियां जो हैं वो इसके अंदर लिखी गई हैं, और काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्या आप लोग मुझे इस लेडी का नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ये लेडी कौन है? बेसिकली यहाँ पर शायद लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा धुंधला है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो लेडी है इनका नाम क्या है। चलिए, हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस भारतीय पूर्व कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः बहाल कर दिया है? तो वो है कौन, मोहम्मद अजरुद्दीन जो है इनके द्वारा बहाल कर दिया गया है। देखिए, भारत के पहले लोकपाल कौन थे, वो थे पिनाकी चंद्र घोष, और उसके बाद में दीपक वर्मा बने हैं। और इन्होंने क्या किया है कि इनके ऊपर कई आरोप लगे थे, लेकिन उन आरोपों से ये वापस क्या हो गए हैं, बहाल हो चुके हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन ये पहले कैप्टन रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। नियोवाइस टेलीस्कोप जो है ये इसका जो कार्यकाल है, ठीक है, इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया है, मतलब 2 साल जो है वो और काम करेगा, और इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2023 तक इसका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। काम क्या है बेसिकली इसका, इस टेलीस्कोप का, कि जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी स्टडी करने का काम है, और उसकी जो पिक्चर्स हैं वो सेंड करता है। और नियोवाइस की फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसरो जो है वो इंडिया की है, जेक्सा जापान की है, नासा यूएसए की है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो कहाँ की है, यूरोपियन कंट्रीज की है। 27 जो है वो इसके अंदर देश शामिल हैं, और इसके द्वारा एक मिशन जो है एन विजन वो भी चलाया गया था। एन विजन जो है वो किसके लिए है, वो है वीनस के लिए, ठीक है। जैसे नासा के 2 मिशन थे, एक तो था कौन सा, द वेरिटास, ठीक है, और सॉरी, एक तो है द विंची प्लस, और दूसरा कौन सा है, वेरिटास। 2 मिशन जो थे वो नासा के चलाए गए थे वीनस के लिए। वैसे ही एन विजन जो है वो किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। देखिए, नासा के और भी कई मिशन हैं, जैसे हम लोग बात करें, नासा का है ड्रैगन फ्लाई, नासा का है ड्रैगन फ्लाई, वो किसके लिए है, वो है शनि के लिए, सैटर्न के लिए है। इसके साथ में ही नासा का लूनार गेटवे, लूनार गेटवे जो है वो किसके लिए है, वो है मून मिशन। फिर उसके बाद में आर्टिमिस जो है ये भी किसका है, ये भी मून मिशन है, ठीक है। जूनो मिशन जो है वो किसके लिए है,
वो है जुपिटर के लिए। ठीक है, काफी सारे नासा के जो है वो क्या है मिशन है, जैसे सनराइज है, पार्कर है, ये भी किसके लिए, किसके हैं, ये भी नासा के ही मिशन है और सन के लिए है, सूर्य के लिए है। जैसे इसरो का है कौन सा, आदित्य L1, ये कौन सा है, सूर्य के लिए है, आदित्य L1। ठीक है, और आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य। नासा की यदि हम लोग बात करें तो 29 जुलाई 1958 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये एक स्पेस एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कल्याण नारायण भट्टाचार्य किस राज्य के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, तो वो हैं त्रिपुरा के। तो रिसेंटली इनको लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। बेसिकली देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त जो है वो एक इंस्टीट्यूशन होता है, ना कि कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन होता है, लोकपाल एक संस्था है, लोकायुक्त एक संस्था है और उसके तहत ही इन व्यक्तियों की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, जो कि जांच कार्य करते हैं। त्रिपुरा के अंदर वर्ष 2008 के अंदर ये अधिनियम बनाया गया था और उसी के तहत क्या की जाती है, लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं त्रिपुरा की लोकेशन, मतलब तीनों तरफ से जो घिरा हुआ है, तीनों तरफ से कैसे, एक तरफ तो है बांग्लादेश, ठीक है, फिर है कौन सा, इंडिया हो गया, फिर है म्यांमार। तो तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, यहाँ पर त्रिपुरा नाम रखा गया है इसका। देखिए, त्रिपुरा की एक नदी है, त्रिपुरा की एक नदी है, वो नदी जो है वो बहती है कहां पर, बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश में उस पर एक डैम भी बनाया गया है। आप लोग मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उस नदी का नाम क्या है, त्रिपुरा की नदी का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 7 सिस्टर्स देख सकते हैं और यहाँ पर काफी छोटी जो है ये यहाँ पर नेक है, जिसको कहा जाता है क्या, चिकन नेक। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, फिर इसके साथ में आसाम है। 7 सिस्टर जो है वो इनको नाम दिए जाते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने किस देश में भारतीय सेना स्मारक जो है इसका उद्घाटन किया है, तो इटली के अंदर इसका उद्घाटन किया है। 2 देशों की यात्रा पर है, एक तो है इटली और दूसरा है ब्रिटेन। जैसे हमारे जो एयरफोर्स प्रमुख हैं, ठीक है, एयरफोर्स जो चीफ है, क्या नाम है, RS भदौरिया, वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। तो अब नरवणे जो हैं वो इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर अभी गए हुए हैं और इटली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। इटली की राजधानी क्या है, इटली की राजधानी रोम, और वो किस नदी के किनारे पर है, वो है टाइबर नदी के किनारे। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, वो है लंदन, और लंदन किस नदी के किनारे है, वो है थेम्स नदी के किनारे। ठीक है, वो है थेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे है, वो है सीन नदी के किनारे। चलिए मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताता हूं। देखिए, यदि हम लोग फ्रांस को सेंटर में रखें, फिर इसके इस तरफ है क्या, स्पेन, फिर एक है देश इटली, फिर इस तरफ है क्या, स्विट्जरलैंड, और एक तरफ है जर्मनी। ठीक है, तो फ्रांस और स्पेन की जो सीमा बनाती है माउंटेन, उसको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है पिरेनीज। ठीक है, फ्रांस और इटली के बीच में जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या कहा जाता है, आल्प्स। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जो है उसको कहा जाता है वास्जेज। ठीक है, और फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा है, वो है जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन जो है वो आप लोग याद रखना। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, बेसिकली जैसे जर्मनी के अंदर जैसे शुरू हो रहा है तो जैसे जूरा भी शुरू होगा, तो फ्रांस को आप लोग कॉमन रखिए और चारों तरफ इसके माउंटेन जो है वो घुमा दीजिए। केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन जो है इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 62 साल कर दी गई है। चेयरमैन कौन है, MR कुमार जो है वो चेयरमैन है। और LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर स्थित है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI ने किस बैंक के ऊपर, ठीक है, साइबर सुरक्षा जो है इसके निर्देशों का पालन न करने के लिए 25 लाख का जुर्माना लगाया है, तो वो कौन सा है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। आप लोगों को पता होगा कि 25 फरवरी को कई गाइडलाइन जो थी वो RBI के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी, और इसमें ही लापरवाही बरती है किसने, पंजाब एंड सिंध बैंक ने, और इसके तहत ही क्या किया गया है, इस पर जुर्माना लगा दिया गया है 25 लाख रुपए का। आईमान बेंदे ब्रेल हैम ने, ठीक है, चलिए ये जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन से कंट्री के बने हैं, तो अल्जीरिया के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। अल्जीरिया की लोकेशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है। अल्जीरिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं लीबिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, माली, यहाँ पर कौन है, यह है मुर्तियाना, फिर है वेस्टर्न सहारा, इसके साथ में है नाइजर। ठीक है, यहाँ पर एक माउंटेन भी स्थित है जिसका नाम क्या है,
वो है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन जो है वो अफ्रीका के नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न साइड में स्थित है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है एटलस की, वो कौन सी है, माउंट टुबकल। याद रखना, माउंट टुबकल जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, एटलस पर्वतमाला की। चलिए, ये आज का स्टडी क्लोज क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टिबाधित कौन बने हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग इसका आंसर करना, क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है वो पूछिए। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर जो है वो अवेलेबल रहेगी, आप लोग डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पीसी के अंदर उसे सेव करके रखिए। क्विज जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेक्चर को सुनने के बाद में, लिखने के बाद में फिर आप लोग क्विज पे क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोगों का कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पर जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग।